तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर सेट से हिंदी के मॉडल पेपर को देखेंगे, जिसमें आज हम आपको चौथा नंबर सेट बताएंगे। इसके पहले हम आपको कुल 3 सेट ऑलरेडी सोल्व करा चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम आपको चौथा सेट बताएंगे, जिसमें कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बिहार बोर्ड की तरफ से इस बार साफ कहा गया है कि अधिकांश क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही रहेंगे। तो आप लोगों को मॉडल पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। और यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा और साथ साथ आपको हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, की श्रम विभाजन, की अनुबंध, की दूध पानी। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सभ्य समाज की आवश्यकता होती है श्रम में विभाजन। क्या होता है? सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम में विभाजन होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताइए निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, के बी नंबर ऑप्शन है द अनटचेबल्स, यू आर दे, सी नंबर ऑप्शन है हु आर शुद्राज, और डी है इनमें से सभी। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, यह तीनों जो रचना है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। इसलिए दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, कि सिंह साहब की फैक्ट्री में, कि पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, कि सेन साहब की फैक्ट्री में? तो बताइए 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। इसलिए तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हम आपको जितने सारे भी सेट बता रहे हैं मॉडल पेपर के, आप लोग एक सेट को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप जितना सेट हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर सारे सेट को आप देख लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, तो मेरा हर एक वीडियो देखिए, जितने सारे भी क्वेश्चन कराते हैं सारे क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन को याद करिए, एक भी मॉडल सेट के वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, कि बी नंबर ऑप्शन है मुखर्जी साहब के व्यंग से, कि सी नंबर ऑप्शन है सिंह साहब के व्यंग से, कि डी है गिरधर लाल के व्यंग से? तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेन साहब जो थे वह पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत कहाँ बसता है? बताइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास में बसता है, कि गांधी में बसता है, कि शहरों में बसता है, कि लोगों के मन में बसता है? तो 5वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 5 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है, तो भारत हर एक लोगों के मन में बसता है। भारत के एक एक व्यक्ति के मन में भारत का निवास होता है। तो 5 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि महाभारत क्या है? बताइए महाभारत क्या है? एक उपन्यास है, कि कहानी है, कि शास्त्र है, कि एक पुराण है? तो बताइए 6ठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 6ठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि महाभारत एक प्रकार का पुराण है। 6 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महाभारत क्या है? तो एक पुराण है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है? मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वह किस भाषा में लिखी हुई है? ऑप्शन है कि प्राकृत भाषा में, कि उपभ्रंश भाषा में, कि संस्कृत में, कि हिंदी में? तो बताइए 7वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बहादुर कौन था?
बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था कि पहरेदार था कि नौकर था कि फौजी था? तो बताइए 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोग बहादुर चैप्टर पढ़े होंगे तो, कि बहादुर एक नौकर था जो कि लेखक महोदय के यहाँ नौकर का काम करता था। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, कि रामविलास शर्मा की, कि मुक्तिबोध की? तो बताइए 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 9 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है, यानी कि रामविलास शर्मा के द्वारा ही रचित किया गया है निराला की साहित्य साधना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से, कि डुमरांव से, कि बनारस से, कि किसी से भी नहीं? तो बताइए 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग पढ़े होंगे बिरजू महाराज वाला चैप्टर, उसमें साफ तौर से बताया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कुमार गंधर्व क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है? एक गीतकार है, कि शास्त्रीय गायक है, कि कथाकार है, कि चित्रकार है? तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व क्या है? तो एक शास्त्रीय गायक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पिताजी ने किसको मारा था। पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, कि माँ को, कि संतू को, कि भग्गू को? तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पिताजी ने दीदी को मारा था। ठीक है, पिताजी ने किसको मारा था? तो दीदी को मारा था। यदि आप लोगों को हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हम हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझा करके बनाए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में 10th क्लास हिंदी वाला जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा, उसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में एकदम से आपको समझाए हैं, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो यदि आप लोग को हिंदी के सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो आप लोग हिंदी वाला सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि पक्का महल क्या है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्का महल क्या है। ऑप्शन है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, कि संगीतकार का नाम है, कि अभिनेता का नाम है, कि लेखक का नाम है? तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पक्का महल क्या है? तो ध्यान रखिएगा पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है, यानी कि काशी विश्वनाथ से सटा हुआ एक इलाका है, उसी को पक्का महल कहा जाता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। हिंदी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पाना मानते थे, कि वैज्ञानिक बनना, कि चरित्र निर्माण करना, कि यांत्रिक दक्षता? तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते थे कि अपना चरित्र निर्माण करना। ठीक है, जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, जितने सारे भी व्यक्ति हैं, अगर वह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सिर्फ अपने चरित्र निर्माण के लिए। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। यह जितने सारे भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके बुक के गोधूली से ही दिया गया है, बाहर से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन गोधूली से ही है। चलिए ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? समुद्र में होता है, कि काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, कि स्वर्ग में होता है, कि आकाश में होता है? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ब्रह्मा का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, यानी कि जिसके पास क्रोध नहीं होता है वहाँ पर ही ब्रह्मा का निवास होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? घनानंद ने, कि रसखान ने, कि गुरु नानक ने, कि सुमित्रानंदन पंत ने? तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। गुरु नानक की महत्ता का वर्णन गुरु नानक ने किया है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है? तो गुरु नानक ने। आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है गुरु कृपा की महत्ता, तो यहाँ पर भी गुरु है और गुरु नानक में भी गुरु है, तो दोनों कॉमन है, इसलिए आप लोग गुरु कृपा की महत्ता गुरु नानक याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रसखान को किसने दीक्षा दी? बताइए रसखान को दीक्षा किसने दी? बल्लवाचार्य ने, कि गोकुलनाथ ने, कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, कि गोरखनाथ ने? तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि रसखान को दीक्षा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को शिक्षा दी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान किस काल के कवि हैं? आदि काल के, कि रीति काल के, कि आधुनिक काल के, कि भक्ति काल के?
18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बताइए रसखान किस काल के कवि हैं? तो ध्यान रखिएगा रसखान भक्ति काल के कवि हैं। देखिए आधुनिक काल, भक्ति काल मतलब यह वाला क्वेश्चन हर एक साल 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है। आपसे कवि के बारे में पूछ दिया जाता है कि यह कवि कौन से काल के कवि हैं, इसलिए आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो क्या हो जाएगा? रसखान भक्ति काल के कवि हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? अवधी के, कि ब्रज भाषा के, कि भोजपुरी के, कि गुजराती के? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की, डेनमार्क? तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए विदेशी कहने का मतलब यहाँ पर लेखक अंग्रेजों को संबंधित किए हैं, तो जो अंग्रेज थे वह ब्रिटेन से आए थे, यानी कि इंग्लैंड से आए थे, इसलिए विदेशी से कवि का तात्पर्य ब्रिटेन से है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन नाट्य कृति है? 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन नाट्य कृति है? ऑप्शन ए है मानसरोवर, की बी नंबर ऑप्शन है विपथगा, सी नंबर ऑप्शन है मृग नयनी और डी है भारत सौभाग्य। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें कौन नाट्य कृति है? जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन नाट्य कृति है? तो ध्यान रखिएगा जो भारत सौभाग्य है वह नाट्य कृति है। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें कौन नाट्य कृति है? तो भारत सौभाग्य। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, कि पृथ्वी माता के लिए, कि सीता माता के लिए, कि भारत माता के लिए? बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए प्रयुक्त हुआ है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, के शिक्षक, के किसान और मजदूर, की मंत्री? तो बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जनतंत्र के देवता यहाँ पर किसान और मजदूर को कहा गया है कवि के अनुसार। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान, मजदूर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ पर निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में, जो हिरोशिमा कविता आपके बुक में पढ़ना है, उसमें जो वर्णित सूरज है वह कहाँ निकला? ऑप्शन ए है कि पूर्वी क्षितिज पर निकला, कि बी है नगर के चौक पर, कि सी है पूर्वी दिशा में और डी है इनमें से कहीं नहीं। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज नगर के चौक पर निकला। कहाँ पर निकला? तो नगर के चौक पर निकला। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दिनों से, कि हम तुमसे, कि आमने सामने से, कि चक्रव्यूह से? तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ध्यान रखिएगा 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन्हीं दिनों से संकलित हुआ है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, इन्हीं दिनों से संकलित हुआ है एक वृक्ष की हत्या। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? जो हमारी नींद है यह आपके बुक में ही एक कविता का नाम है, कविता के शीर्षक का नाम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत का, कि बेहोशी का, कि पागलपन का, कि मदहोशी का? बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि हमारी नींद में जो नींद है वह गफलत का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? गफलत का प्रतीक है। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत, कि अर्ध स्वर के अंतर्गत, कि व्यंजन के, कि अर्ध व्यंजन के? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि या को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण आप लोग पढ़े होंगे, तो या को यहाँ पर व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? सारे क्वेश्चन यहाँ से अब व्याकरण से हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण, देखिए वर्ण भी 2 प्रकार के यहाँ पर भी होते हैं, एक होता है घोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ इन चारों में से अघोष वर्ण कौन सा है? च, की ग, की ल, की घ? बताइए इन चारों में से कौन है जो अघोष वर्ण है? 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जो च है वह अघोष वर्ण होता है, च अघोष वर्ण है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है?
ऑप्शन है सत्य जोड़ आनंद होता है कि सद जोड़ आनंद होता है कि सदा जोड़ नंद होता है कि सदान जोड़ अंध होता है। तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सदानंद का संधि विच्छेद सत्य जोड़ आनंद होता है। हम अभी तक आपको संधि विच्छेद पर कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं दिए हैं, बाकी संज्ञा पर, समास पर, इन सभी चीज़ों पर दे चुके हैं। तो जल्द ही हम आपके लिए संधि विच्छेद पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको संधि विच्छेद में किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलिए 29 का ध्यान रखिएगा, सदानंद का संधि विच्छेद सत्य जोड़ आनंद होता है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन ए है सत्य जोड़ आनंद होता है कि सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद होता है कि सच्ची जोड़ आनंद होता है कि सत्य जोड़ चीता जोड़ आनंद होता है। बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा लंबा है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ठीक है, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इसमें गांधी जी जो है, देखिए रेखांकित कहने का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गांधी जी के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। इसमें गांधी जी कौन से संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा। 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको संज्ञा तो पूरा डिटेल में बता चुके हैं, विस्तार से एकदम समझा करके बताए थे, और उसमें हम आपको पहचानने के लिए भी बताए थे कि कौन सी संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि आप लोग संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द क्या है। क्रिया है कि जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्म्य शब्द क्या है। तो महात्म्य एक भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि संज्ञा से भी हर एक साल 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में सवाल उठ गया कि संज्ञा क्या है। यार संज्ञा तो बहुत हल्का होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं, बस बोल दिए 5 भेद होता है, खत्म हो गया। नहीं, इसको पहचानना मुख्य इसका काम है। संज्ञा में पहचानने के लिए आता है कि कौन सा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, और सबसे टफ यही होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और हम आपको एक ट्रिक बताए थे जिसके माध्यम से आप लोग संज्ञा के 5 भेदों का, कौन कौन शब्द संज्ञा के 5 भेद का अलग अलग पार्ट होता है, हम आपको विस्तार से इसके बारे में बता चुके हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है। जाऊंगा कि कल की पटना की मैं। बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैं जो शब्द है वह सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम कहता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रस्तुत होता है। तो देखिए मैं कहने का मतलब हो रहा है कि कोई ना कोई आदमी होगा, मोहन, सोहन, रवि, किशन, कुछ भी इसका नाम जरूर होगा। तो यहाँ पर मोहन के लिए प्रयुक्त हो रहा है मैं, सोहन के लिए मैं प्रयुक्त हो रहा है, मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो व्यक्ति संज्ञा होता है, इसलिए मैं सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। देखिए बाहर कोई रो रहा है, तो जो कोई शब्द है या किसी न किसी व्यक्ति या तो फिर बच्चे के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बाहर कोई रो रहा है में कौन शब्द सर्वनाम हो जाएगा। तो सी नंबर कोई। ठीक है, 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप। पुलिंग से स्त्रीलिंग करने के लिए भी बहुत सारे शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका पुलिंग दे देगा और कह देगा कि इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, या फिर पहचानने के लिए दे देगा कि बताइए कवि शब्द पुलिंग है कि स्त्रीलिंग, कवित्री पुलिंग है कि स्त्रीलिंग। इस प्रकार से पहचानने के लिए भी दे देता है। आप लोग पुलिंग स्त्रीलिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम पुलिंग और स्त्रीलिंग पर भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवियत्री है कि कवित्री है कि कवियत्री है कि कवियत्री है। तो ध्यान रखिएगा 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवियत्री। ठीक है, कवियत्री। ऐसा नहीं कि कवित्री सीधे शॉर्ट में इस प्रकार से कर दीजिएगा, नहीं, 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देख लीजिए कि कवित्री कैसे लिखाता है, कवियत्री, तो कवित्री होता है। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। देखिए अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने के लिए पूछ देगा, आपको शब्द दे देगा और पूछ देगा कि यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है चारों में से? शराब स्त्रीलिंग है कि सील स्त्रीलिंग है कि शक है कि शहद है? बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो शराब शब्द होता है वह स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण होता है। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन कहने का मतलब देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़े होंगे। एक वचन मतलब एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन मतलब दो व्यक्ति के लिए, और सीम बहुवचन मतलब होता है कि दो से अधिक व्यक्ति के लिए। तो बताइए देव है जो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है कि छात्र की, नक्षत्र की, प्राण? 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो प्राण शब्द है वह बहुवचन का उदाहरण हो जाता है, यह बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत शोर करना कि अधिक प्रशंसा करना कि अधिक अभिमान करना कि कठिन काम के लिए प्रेरित करना? बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आसमान पर चढ़ाना मतलब अधिक प्रशंसा करना। देखते होंगे गांव घर में क्या होता है कि बात बात में एक दूसरे को लोग कहते हैं कि तुम अपने बेटे को बहुत आसमान पर चढ़ा करके रखते हो। ठीक है, मतलब कि तुम अपने बेटे की इतना प्रशंसा करते हो, इतना प्रशंसा करते हो कि मत पूछो। इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो आसमान पर चढ़ाना मतलब अधिक प्रशंसा करना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। बताइए वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका क्या हो जाएगा? बताइए अमर हो जाएगा कि प्रधान हो जाएगा कि नश्वर हो जाएगा कि संयोजक हो जाएगा? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 39 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह वस्तु जो नशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा इसका। जो वस्तु नशवान हो उसको नश्वर बोला जाता है। ठीक है, जो वस्तु नशवान हो उसको नश्वर बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। यहाँ पर सकर्मक क्रिया का चयन करना है। जो चार विकल्प दिए हुए हैं इसमें से कौन सा जो है वह सकर्मक क्रिया है? लेटना कि छूटना कि पिघलना कि तड़पाना? तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पिघलना शब्द है वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर आपसे सकर्मक क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कौन सा है? तो पिघलना जो शब्द है वह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको हिंदी के मॉडल पेपर सेट संख्या 4 में देखना था, जिसमें कि हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताए 40 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।